स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर है बाल विकास का परिचय, इसको डिटेल में समझेंगे। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से ही शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की थ्योरी क्लास स्टार्ट की जा रही है। और इससे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उस क्लास में आपकी पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है। तो आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको पोषण एवं स्वास्थ्य के सभी चैप्टर की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और साथ ही प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाल विकास के परिचय के अंतर्गत आप सबसे पहले समझिए कि बाल विकास क्या है। बाल विकास का अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास। तो बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है, जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। तो यह बाल विकास की परिभाषा है कि बालकों के व्यवहारों का अध्ययन यह क्या करती है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। तो अब इसके बाद आप जानिए विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन शामिल हो रहते हैं, जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में देखे जा सकते हैं। तो विकास क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर क्या है, देखी जा सकती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति में जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जबकि मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक सभी पक्षों में परिपक्वता क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो यह विकास और वृद्धि में अंतर है। तो विकास और वृद्धि को काफी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप इसे थोड़ा सा जान लीजिए कि जो वृद्धि है वह शारीरिक संरचना और आकार में बढ़ोतरी होती है, और जो विकास है वह मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक सभी पक्षों में क्या है, परिपक्वता, विकास कहलाती है। तो इसके बाद आप जानिए कि जो वृद्धि और विकास है उसका अर्थ क्या है। तो वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही शब्द से में प्रयोग किए जाते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, परंतु यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। तो जो हरलॉक ने परिभाषा दी है, वह परिभाषा देखिए कि हरलॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती रहती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। तो हरलॉक की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती है, और यह है इसमें क्या होता है, प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इसके बाद आप समझिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे, जिसमें जो वृद्धि है उसका स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है, और विकास का स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक होता है। वृद्धि है वह कुछ समय के बाद वृद्धि कैसी होती है, रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलता है। तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वह व्यक्ति में जन्म से मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता रहता है। और जो वृद्धि है वह क्या होती है, संकुचित अर्थ में होती है, जिसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, लेकिन विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। जो वृद्धि है वह निश्चित क्रम में नहीं होती है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है।
तो वृद्धि कैसी होती है? दिशाहीन होती है। और जो विकास है वह निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। वृद्धि सीधे मापी जा सकती है, सीधा मापना संभव नहीं है विकास को। तो यह विकास और वृद्धि में अंतर थे, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो अब इसके बाद जानते हैं कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रत्येक बच्चे के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चे का एक निश्चित विकास होता है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अगर हम देखें अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं, तो अध्ययन की दृष्टि से गर्भावस्था, जो कि गर्भधान से जन्म तक चलती है। शैशवावस्था, जो 0 से 5 वर्ष तक रहती है। बाल्यावस्था, जो 5 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक है। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर मानी गई है। और इसके बाद आती है वृद्धावस्था। तो इन सभी अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो रॉस ने 4 अवस्थाएं वर्गीकृत की हैं, जिसमें शैशवावस्था, जो कि 1 से 3 वर्ष मानी है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो रॉस ने 4 अवस्थाएं बांटी हैं, जिसमें जो पहली है शैशवावस्था, वह 1 से 3 वर्ष। जो पूर्व बाल्यावस्था है वह 3 से 6 वर्ष। जो उत्तर बाल्यावस्था है वह 6 से 12 वर्ष। और जो किशोर अवस्था है वह 12 से 18 वर्ष मानी है। इसके बाद यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए हरलॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो हरलॉक के अनुसार विकास की 11 अवस्थाएं हैं। याद रखिए, हरलॉक ने विकास की 11 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें जो सबसे पहली बताई है वह गर्भावस्था बताई है, जो गर्भधान से लेकर जन्म तक चलती है। दूसरी बताई है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद जो तीसरी बताई है वह बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर बताई है पूर्व बाल्यावस्था, जो तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक चलती है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, जो 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है। वयस्क अवस्था, जो 12 वर्ष से 14 वर्ष तक रहती है। इसके बाद पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 तक, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 तक, मध्यावस्था 41 से 60 तक, और वृद्धावस्था 60 के ऊपर। तो इस प्रकार हरलॉक ने 11 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है विकास को। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, तो जिसमें सबसे पहला है गर्भावस्था। तो देखेंगे गर्भावस्था को डिटेल में। तो गर्भावस्था जो व्यक्ति के गर्भधारण करने से जन्म तक मानी गई है। तो इस अवस्था में जो गर्भावस्था है वह कितनी होती है? 9 माह की होती है। अगर आपसे प्रश्न दिनों में पूछा जाए तो 280 दिन की होती है। यदि आपसे सप्ताह में पूछा जाए तो वह 40 सप्ताह की होती है। तो इस अवस्था को गर्भधारण से शिशु जन्म तक की अवस्था को माना जाता है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। गर्भावस्था का विकास मां की खानपान से अधिक प्रभावित होता है। तो गर्भावस्था को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला है वह है डिंबावस्था, दूसरी है पिंडावस्था, और तीसरी है भ्रूणावस्था, जो कि महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डिंबावस्था क्या है। तो जो डिंबावस्था है वह गर्भधान से 2 सप्ताह तक रहती है और इसका आकार अंडे के समान होता है। गर्भनाल के द्वारा मां की रुधिर प्रभाव में डिंब अपना आहार प्राप्त करता है। तो डिंबावस्था को समझिए कि जो शुक्राणु है और डिंब है, इन दोनों के संयोजन के बाद जो 2 सप्ताह तक मानी गई है,
यानी कि गर्भधारण से 2 सप्ताह तक डिंबावस्था मानी जाती है। इसी अवस्था में याद रखिए, इसी अवस्था में कोषों का विभाजन होता है और इसमें क्या होता है, जायगोट, जायगोट का भी परिवर्तन इसी अवस्था में होता है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है वह है पिंडावस्था। तो यह अवस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक रहती है। इस अवस्था में गर्भ पिंड मानव आकृति धारण कर लेता है। तो जो पिंडावस्था है वह तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक या दूसरे माह के अंत तक रहती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो गर्भ है वह अभी तक तो एक डिंब के समान था, लेकिन अब पिंडावस्था में वह एक पिंड आकृति धारण कर लेता है। एक अंडे की आकृति, अंडे जैसा था, वह एक पिंड मानव आकृति धारण कर लेता है और इसमें क्या होता है, विकास की गति तीव्र होती है। जो 6 सप्ताह का होने पर उसमें क्या होता है, हृदय की धड़कनें प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, स्नायु मंडल, ज्ञान तंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़े, जिगर, श्वास नली, इन सभी का निर्माण पिंडावस्था में हो जाता है और इस अवस्था में गर्भनाल में फैलाव आता है। तो ये प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में गर्भनाल में फैलाव आता है, तो वह है पिंडावस्था। और इसी अवस्था में श्वास नली का निर्माण हो जाता है, जो कि तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह या दूसरे माह तक रहती है। साथ ही याद रखिए कि इस अवस्था में जो विकास है वह मस्तकाधोमुखी विकास होता है, मस्तकाधोमुखी दिशा में विकास होता है। यानी कि जो बच्चे का विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है वह है भ्रूणावस्था। तो 3 माह से 9 माह तक रहती है और इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि जो पिंडावस्था में विकास हुआ था उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है, भ्रूणावस्था में। तो ये 3 अवस्थाएं जो कि गर्भावस्था की थी, जिसमें डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था देखी। इसके बाद देखेंगे शैशवावस्था को। तो इस अवस्था में बालक का निर्माण, इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था में जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है। तो शैशवावस्था याद रखिए, जन्म से 5 वर्ष तक मानी गई है और इसी अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। तो इस शैशवावस्था की परिभाषा फ्राइड ने दी है, कहा है मानव जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। इस अवस्था में बालक का परिपक्व होता है, वह परिपक्व होता है और दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इसके बाद शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं देखिए, जिसमें शरीर विकास क्या होता है, तीव्र होता है, सीखने की प्रक्रिया भी तीव्र होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि दूसरों को देखकर सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता रहती है, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है। तो यह शैशवावस्था की विशेषताएं थी। इसके बाद जो अगली अवस्था है वह है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को समझते हैं। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष तक मानी गई है। तो इसकी अवधि 5 से 12 वर्ष तक की है। जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था को इसमें अनेक अनोखे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो विकास की दृष्टि से इस अवस्था को कैसा माना गया है, जटिल अवस्था माना गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जटिल अवस्था किस अवस्था को माना गया है, तो वह है बाल्यावस्था। इस अवस्था में सामाजिक तथा नैतिकता का अधिगम विकास हो जाता है। बालक आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिपक्व भी होने लगता है और बाल्यावस्था में ही बालक को मित्र बनाने की इच्छा होती है और इसी अवस्था में उसकी क्या होती है, रुचियां भी विकसित होती हैं बाल्यावस्था में ही। तो जानते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो मानसिक योग्यता की वृद्धि, वास्तविक जगत से संबंध, नैतिक गुणों का विकास,
सामूहिक खेलों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता, सामाजिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्ति का विकास, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। तो ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं जो उनमें दिखाई देती हैं। के बाद अगली अवस्था है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था को जीवन का संधि काल कहा गया है और यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था है। तो जो पूर्व किशोर अवस्था है उसको 13 से 16 वर्ष तक माना गया है और जो उत्तर किशोर अवस्था है उसको 17 से 21 वर्ष तक माना गया है। तो जानते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, घनिष्ठता व व्यक्तिगत मित्रता देखने को मिलती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, मानसिक विकास देखने को मिलता है, स्थिरता व समायोजन का अभाव रहता है, काम शक्ति की परिपक्वता रहती है और ईश्वर व धर्म में विश्वास रहता है। तो ये सभी किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। इसीलिए इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। जो किशोर अवस्था है उसमें क्या है, काल्पनिक जीवन अधिक होता है। जो कल्पना शक्ति रहती है वह किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो किशोर अवस्था है वह तनाव और तूफान और उलझन की अवस्था कहा गया है, तो यह किसने कहा है? तो यह स्टैनली हॉल ने कहा है। तो याद रखिए, यह स्टैनली हॉल ने इसे आंधी तूफान और उलझनों की अवस्था कहा है। साथ ही इसे किशोर अवस्था को कठिन काल भी कहा है। तो कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कठिन काल किस अवस्था को कहा है? तो वह है किशोर अवस्था। और किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है। और इस अवस्था में क्या होता है? विसंग लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी कहा है। इस अवस्था में क्या होता है? अमूर्त चिंतन, बच्चे क्या है? अमूर्त चिंतन करते हैं। साथ ही क्या है? वीर पूजा की भावना भी इसी अवस्था में दिखाई देती है। तो ये किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं जो उनमें दिखाई देती हैं। इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। तो किशोर अवस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा गया है। इस अवस्था में क्या है? व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है और यह पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। यह अवस्था व्यवहारिक जीवन की भी अवस्था है। तो सबसे ज्यादा विकास है वह प्रौढ़ावस्था में ही दिखाई देते हैं व्यक्ति में, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी प्रवेश की अवस्था है। इस कारण इस अवस्था में कई प्रकार के नए विकास देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सबसे आखिरी अवस्था है वह है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था भी बाल्यावस्था की तरह क्या है? अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। इसमें स्मरण शक्ति क्या है? कमजोर होने लगती है। निर्णय की क्षमता में कमी होती है। तो इस प्रकार के लक्षण क्या है? दिखाई देते हैं वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में समायोजन का भी अभाव पाया जाता है। उत्तरदायित्व समाप्त होने के बाद व्यक्ति इस अवस्था में आध्यात्मिक चिंतन की ओर झुकता है। तो यह अवस्था 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत तक चलती है और इस अवस्था को ह्रास की अवस्था भी कहा गया है। तो इस अवस्था में क्या है? व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं उनका क्या होता है? ह्रास होता है। साथ ही स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है वृद्धावस्था में। तो यह थी सभी विकास की अवस्थाएं जिनको डिटेल में पढ़ा। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक भी होते हैं। विकास परिपक्वता तथा परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा गया है।
इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विकासात्मक दोनों होते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तिष्काधोमुखी विकास और निकट दूर विकास। तो जो मस्तिष्काधोमुखी विकास है वह व्यक्ति में सिर से पैर की ओर होता है, और जो दूसरा विकास क्रम है वह है निकट दूर विकास। तो यह कैसा होता है, केंद्र से दूर के भागों में होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है भ्रूणावस्था से पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ और निचले भाग का विकास होता है। शरीर के विभिन्न भागों के विकास की गति समान नहीं होती है। तो अलग अलग भागों के विकास की गति अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का ही परिणाम है। बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायता करता है। विकास के क्रम में किशोर अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा गया है। साथ ही याद रखिए कि गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है और नवजात शिशु का जो भार है वह 7 पाउंड होता है। तो यह बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर इससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की यूनिट 1 पोषण एवं स्वास्थ्य की थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। साथ ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और वीडियो को देखते रहना है। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।